and welcome back to this amazing platform of Lawala. I'm your law mentor इसरा खान और सभी क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्च आपके एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ टॉर्च से रिलेटेड, ताकि आपके एग्जाम में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसे ना, तो आज के सेशन में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाली हूं एंड दिस विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप देखेंगे जो कुछ भी मैंने इंसर्ट किया है, जो कुछ भी आपको इसके नोट्स में मिलने वाला है, वो आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है और या तो फिर मैंने उसको एज अ पिक्चर फॉर्मेट में या केस लॉ के फॉर्मेट को मैंने आपको एज अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देके पूछूंगी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो को आपको एंड तक की देखना है ताकि आपको लॉ ऑफ टॉर्च के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। सो बेसिकली आज के सेशन में लॉ ऑफ टॉर्च के साथ शुरुआत करेंगे। पहले व्हेन वी स्टार्ट ऑफ वी विल सी ब्रीफली क्या मतलब होता है लॉ ऑफ टॉर्च का। क्या होता है लॉ ऑफ टॉर्च? देखिए, जनरली हम जानते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स, हम जानते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स क्या है। आप बोलोगे मैम आईपीसी। लॉ ऑफ क्राइम्स में अगर आपसे पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे? मैम आईपीसी। नाउ व्हाट अबाउट लॉ ऑफ टॉर्च? लॉ ऑफ टॉर्च में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग, तो आपको ये पता लगेगा लॉ ऑफ टॉर्च क्या है। लॉ ऑफ टॉर्च क्या है? लॉ ऑफ टॉर्च, या अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो वो एक सिविल रॉन्ग होता है, ना कि एक क्रिमिनल रॉन्ग। इसी पॉइंट पे आप देखेंगे किस तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट डिफरेंट हो जाता है। किससे? आईपीसी से। इट इज अ सिविल रॉन्ग जो किसी पर्सन को कमिट हो रहा है। इट इज अ रॉन्ग विच इज ऑफ अ सिविल नेचर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमारे इस सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाएगा जो हो सकता है इन वन गो आपको ना समझ आए। तो उनमें से बेसिकली डैमेजेस, जहां पे भी डैमेजेस का यूज होगा उसका मतलब क्या है? वो अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट ऑफ मनी जो क्लेम किया जा रहा है फ्रॉम द इंजर्ड पर्सन। और कौन देगा वो डैमेजेस? कौन देगा वो डैमेजेस? वो बंदा देगा जिसने इंजरी कॉज करी है, जिसने इंजरी उसको कॉज करी है, जिसने कुछ नुकसान, कोई ग्रीवांस, कोई दिक्कत, परेशानी कॉज करी किसी पर्सन को, डैमेजेस उसके द्वारा क्लेम किए जाएंगे। और कौन देगा? जिसने इंजरी कॉज करी है, जिसने इंजरी कॉज करी है। अब इंजरी, इंजरी वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, इंजरी जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ हार्म सफर्ड बाय अ पर्सन ड्यू टू सम एक्ट। कोई ऐसा कार्य किया गया, कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ओमिशन हुआ बाय अनदर पर्सन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? कई सारे केसेस में आपने सुना होगा कि अरे 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन क्लेम किया है, 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन क्लेम किया है, अरे मजे ही मजे। क्या मतलब होता है कॉम्पनसेशन का? कॉम्पनसेशन का मतलब होता है इट इज अ पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी टू द विक्टिम टू कॉम्पनसेट एंड रिपेयर हिज डैमेजेस। जो भी उसको नुकसान हुआ है, यानी कि कॉम्पनसेशन में हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि इस बंदे को ये नुकसान हुआ है और कोर्ट कहता है अच्छा इसका इतना नुकसान हुआ है तो आई थिंक इसको 30,000 रुपए देना इनफ होगा। इतना ज्यादा होता तो हो सकता है 40,000 दे देते। यानी कि हियर द कोर्ट इज ascertaining what is the injury caused to you and what is the amount which should be given to you। तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है according to, in relation to the injury caused to you, it is compensation। ठीक है, so let us just start off with the meaning, introduction to law of tort। what is the meaning of tort? क्वेश्चन पूछा जाता है tort वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ। देखिए, the word tort originates, पहले तो आप देखिए फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इट इज इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। इंग्लैंड में यूज किया जाता है शब्द रॉन्ग, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, या टॉट उसको उसी की तरह पे यूज किया जाता है जिस तरह से रॉन्ग को यूज किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया था? इट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, and in Romanian law term delict। It is derived from the medieval Latin word। अब यहाँ पे derive कहाँ से हुआ? ये किस वर्ड का डेरिवेटिव है? टॉर्टम।
टॉटम, टॉटम का मतलब क्या होता है? रॉन्ग और इंजरी, which itself was further developed from the old Latin word torcere, torcere, which means to twist, which means to twist. तो इससे आपको इसका पूरा जो चिट्ठा है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे आइए, टॉट क्या होता है? भाई आप समाज के अंदर रह रहे हो, सिंपल भाषा में समझो, समाज के अंदर रह रहे हो, आप समाज में रह रहे हो, आपकी कोई ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ते हो? देयर आर फंडामेंटल राइट्स एंड देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग कहते हैं अगर हम ड्यूटी अच्छे तरीके से करें तो हमें कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े, किस लिए? अपनी राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो ड्यूटी अगर आपकी है और अगर आप अपनी ड्यूटी का ब्रीच करते हैं और इस कारणवश जो सिविल रॉन्ग होता है उसी को हम कहते हैं टॉट। टॉट अराइजेस व्हेन अ पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स इज अफेक्टेड। एन इंडिविजुअल हु कमिट्स अ टॉट, उसको कहा जाता है टॉट फीजर। एक या एक से अधिक टॉट फीजर है उसको कहेंगे जॉइंट टॉट फीजर, जॉइंट टॉट फीजर, ठीक है? जो उनकी रॉन्ग डूइंग यानी कि जो उन्होंने कार्य किया, जो एक्ट किया, नेग्लिजेंस किया, न्यूसेंस किया, डिफेमेशन किया, ट्रेसपास किया, क्या होगा? इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे इट इज अ टॉर्शियस एक्ट, अ टॉर्शियस एक्ट। एंड दे कैन बी सूड जॉइंटली, या तो उनको जॉइंटली सू करिए या इनको अलग अलग इंडिविजुअली भी सू आप कर सकते हैं। इसका एम क्या होता है? एम क्या होता है जो अभी हम लोगों ने शब्द देखा? क्या? कॉम्पनसेट करेंगे। किसको करेंगे? विक्टिम को करेंगे, जिसके अगेंस्ट आपने वो एक्ट किया, जिसको इंजरी कॉज हुई। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़िए, अब देखिए हमारे लॉ के अंदर कैसे डिफाइन किया गया है। लॉ के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2M, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2M क्या कहता है? कहता है टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। इसने डिफरेंशिएट किया किससे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से। किसको? टॉट को। कहा टॉट वो सिविल रॉन्ग है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ट्रस्ट आप जानते हो क्या होता है? ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, मान के चलिए आपने इतना मुसल्लद अमाउंट जो है दे दिया कि भाई दे दिया, प्रॉपर्टी ले लिया आपने, प्रॉपर्टी किसी के हवाले कर दी कि इस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आएगा वो बच्चों के एजुकेशन में लगेगा। वो क्या हो गई? वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो ट्रस्ट किसी पर्पस के लिए किया जाता है, यूजुअली चैरिटेबल पर्पस के लिए। आगे आइए, कॉन्ट्रैक्ट तो आप जान ही रहे हैं। सामंत ने कैसे डिफाइन किया? देखिए बहुत सारे जूरिस्ट हैं टॉट के अंदर, जब आप अपनी कॉलेज में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे सामंत, पोलक, विनफील्ड, बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने डिफाइन करा टॉट को। सामंत ने क्या कहा? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी, टॉट के अगेंस्ट रेमेडी हमें क्या मिली है? कॉमन लॉ के अंदर मिली है। किस लिए? फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो डैमेजेस जो शायद हम लिक्विडेट नहीं कर सकते। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है? अगर हमने लिख दिया 25,000 रुपए डैमेजेस, मतलब ये लिक्विडेटेड है, यानी कि दे आर एसर्टेन्ड। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है? जो एसर्टेन्ड नहीं है, ठीक है? तो ये सामंत ने अपनी डेफिनेशन में दिया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो ना तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना तो कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन की तरह हम टॉट को देखते हैं। बात समझ आ रही है? आगे आइए, अब देखिए हम कुछ दो मैग्जिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम दो मैग्जिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहिएगा आप लोग, काइंडली चैट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहिएगा। आई थिंक ये ऐसी वीडियो है जो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ क्लैट के स्टूडेंट्स को नहीं कह रही, जितना भी लॉ स्टूडेंट है, चाहे आप कहीं के भी हो, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक चीजें हैं टॉट की। ये नहीं पता तो अभी आप फिर टॉट सब्जेक्ट में आगे मत बढ़िए, अभी आप पहले अपना बेसिक क्लियर करिए। देखिए समझिएगा, इंजूरिया क्या मैम मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इंजूरिया से क्या मतलब निकल के आ रहा है? इंजरी। सिने का मतलब क्या है मैम? सिने का मतलब है विदाउट, डैमनम का मतलब क्या है? डैमनम का मतलब क्या है भैया? डैमनम का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, डैमेज, राइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, दो हैं, एक ये है और दूसरी मैक्सिम ये है, समझ के चलिएगा। उसके बाद डैमनम तो हमने देख लिया क्या मतलब होता है।
डैमनम का मतलब होता है भैया डैमेज, सिने का मतलब क्या होता है? विदाउट, इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इंजरी। तो चैट सेक्शन में मैंने एक्टिव रहने के लिए आपके लिए इसलिए कहा था कि इसकी मैक्सिम आपने देख ली। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? जैसे मैक्सिम्स, लैटिन मैक्सिम्स होती हैं, यानी कि वो उस कॉन्सेप्ट को उस पर्टिकुलर एक लाइन में, एक फ्रेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो मैक्सिम्स की, इंजूरिया सिने डैमनम एंड डैमनम सिने इंजूरिया। इफ आई आस्क यू टू आंसर इन द चैट सेक्शन, इनमें से टॉर्ट के लिए, यानी कि अगर टॉर्ट में आपको डैमेजेस लेने हैं, टॉर्शियस एक्ट के लिए, इनमें से कौन सी मैक्सिम्स को लायबल कहा जा सकता है कि हाँ आप इसमें लायबल हैं? इंजरी अगर कॉज हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ, अगर आपको कोई इंजरी कॉज हुई है, कोई डैमेज नहीं हुआ, और दूसरा सिचुएशन डैमेज हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई, इन दी चैट सेक्शन बताइए क्या लगता है आपको? तो इंजूरिया सिनेडैमनम, दैट इज इंजरी तो कॉज हुई है, लेकिन आप समझ रहे हो क्या कहना चाहिए? इंजरी हमें कॉज हुई है, हमें हो सकता है आपको दिख ना रहा हो कि हमें कोई फिजिकली कोई डैमेज हुआ या मेंटली कोई डैमेज हुआ हो। आपके कार्य से अगर ए ने कोई ऐसा एक्ट किया कि बी को इंजरी हुई, माय डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था इंजरी का क्या मतलब है, कि कोई हार्म इन्फ्लिक्ट किया आपने। हो सकता है वो हार्म फिजिकली आपको ना दिख रहा हो, यानी कि कोई एज सच डैमेज नहीं हुआ उसको पर्सन या प्रॉपर्टी का, बट इंजरी कॉज हुई है। तो टॉर्ट के अंदर ऐसे ही एक्ट्स जो है कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम किए जा सकते हैं जिसमें इंजरी हो, भले ही डैमेज ना हो। बट अगर हम क्वेश्चन उठाएं कि डैमेज हुआ है मैम, मुझे डैमेज कॉज हुआ है, मुझे डिस्ट्रक्शन हुआ है मेरी प्रॉपर्टी का, लेकिन मेरी कोई एज सच इंजरी नहीं है, कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है, मेरी कोई ऐसी राइट नहीं थी जो नुकसान हो गया मेरा बहुत बड़ा, दैट इज डैमेज विदाउट इंजरी। यहाँ पे टॉर्ट में इनका सीन कोई नहीं है। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी हुई है विदाउट डैमेज, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, इसका प्राइम एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो केस है ये लैंडमार्क जजमेंट है, एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट हुआ क्या, ये ऑफिसर थे, जैसे आप देखते हो ना बूथ बने होते हैं, बूथ बने होते हैं, वोट करने का अधिकार हम लोगों का सबका है, वी हैव द राइट टू वोट, जानते हो आप। तो बेसिकली ये वोट डालने के लिए जा रहे थे, ये लोग बड़े मस्ती से वोट डालने के लिए जा रहे थे, इन्होंने सोचा हम लोग वोट डालेंगे, लेकिन पुलिस अफसर के द्वारा इनको रोक दिया गया, और कोई ऐसी लीगल वैलिडिटी भी नहीं थी इनके रोकने की, क्यों रोका कैसे रोका कुछ पता नहीं चला, रोक दिया। तो यहाँ पे ये जो लोग थे जिनके पास राइट था वोट डालने का, उन्होंने केस फाइल किया, कि मेरी जो लीगल राइट थी उसको इंजर किया गया है, समझ लो एशबी वर्सेस वाइट के केस में। और ऐसे केस के अंदर आपको मैं बता दूं डैमेजेस यहाँ पे दिए गए, कॉम्पनसेट किया गया इनकी इंजरी के अगेंस्ट, कि आपने क्या जस्टिफिकेशन दिया इनको रोकने का, समझ रहे हो आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इंजूरिया सिने डैमनम का, कि इंजरी हमें हुई है, कैसे हुई भाई, ऐसे हुई क्योंकि मेरा राइट टू वोट था, और मेरा ये अधिकार जो है आपने मुझसे छीन लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही है आपका इंजूरिया सिने डैमनम या इंजूरिया साइन डैमनम, दोनों कह सकते हो आप। आगे आइए, अब देखिए, अब यहाँ पे इंजरी को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि इंजरी जो है सब्सटैंशियल हो सकती है, यानी कि बहुत काफी ज्यादा दिखने में भी हो, काफी नुकसान कॉज किया आपने किसी, स्लाइट हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, छोटी सी इंजरी कॉज हुई। उसके साथ ही साथ विथ कंसेंट, यानी कि इंजरी कॉज हुई, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस बंदे का कंसेंट था मेरे पास, कंसेंट था कि जी हाँ आप मुझे इंजरी कॉज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली, जैसे बॉक्सिंग मैच। विदाउट कंसेंट, यानी कि इंजरी हमने अगले को कॉज करी लेकिन उसका कंसेंट नहीं था, मैंने ऐसा एक्ट कर दिया कि अगले को इंजरी कॉज हो गई, बट आई वाज नॉट हैविंग हिज कंसेंट। अब क्या है, तो जब इंजरी विदाउट कंसेंट है तो होता ये है कि भाई ए ने बी को नुकसान पहुंचाया, बी को कुछ पता ही नहीं था, बी शॉक हो गया एकदम, ही शॉक्ड। तो अब सवाल ये उठता है कि बी शॉक्ड है, अब देखा जाएगा कि क्या बी जो है, यानी कि जो सफरर है वो इनोसेंट है, या जो सफरर है वो खुद ही रॉन्ग डूअर है।
अगर सफरर जिसको कोई इंजरी कॉज हुई है, अगर वो खुद ही रॉन्ग डूअर है तो वो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको तब मिलेगा जब इंजरी उसको कॉज हुई उसके बिना कंसेंट के और वो इनोसेंट है, और वो इनोसेंट है तभी माय डियर स्टूडेंट्स डिफेंसेस का रोल आ जाता है। तभी आप देखोगे डिफेंसेस का रोल आ जाता है। टॉट के अंदर डिफेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज अ डिफेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफेंस? आपके अगेंस्ट अगर सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा, आपके अगेंस्ट एक केस फाइल किया जाएगा, जब आप केस फाइल करोगे तो आपने किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट किया है, ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट बुलाएगी, सम्मन भेजेगी कि आइए बताइए कि हम आपके अगेंस्ट क्यों ना प्रोसीड करें। वो आएगा, वो अपना डिफेंस रखेगा। डिफेंस का मतलब क्या है? ही विल ट्राई टू सपोर्ट द फैक्ट्स, एविडेंसेस for himself. He will try to support himself in the case and he will put out his defense. यानी कि नहीं माय लॉर्ड मैंने ये एक्ट नहीं किया, नहीं माय लॉर्ड मैंने जमीन पे अवैध कब्जा नहीं किया। आर यू गेटिंग? तो वो बचने के लिए वो डिफेंसेस निकल के आते हैं। ये जो रॉन्ग डूअर है ना, जिसने एक्ट किया है, वो ये डिफेंसेस को यहाँ पे यूज कर पाएगा अगेंस्ट द पर्सन जिसके अगेंस्ट इंजरी कॉज हुई है, जिसको इंजरी कॉज हुई है, और जब वो इनोसेंट है। डिफेंसेस को हम लोग देखेंगे। अच्छा, देखेंगे हम लोग ये भी कि कुछ एक्ट्स होते हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जनरल डिफेंसेस तक की पहुंच गए। व्हाट आर दी जनरल डिफेंसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? व्हाट आर दी जनरल डिफेंसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? डिफेंसेस क्या होते हैं? आप अपना पक्ष रखोगे, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने की, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। आपके सामने आप देख लीजिए, नेसेसिटी, बहुत जरूरी इंसिडेंट ऐसा हो गया था, मैं शायद अपने आप को ना रोक पाता, ये जरूरी था वरना मेरी जान को खतरा था। मैंने ये एक्ट माय लॉर्ड इसीलिए किया क्योंकि मेरी खुद की जान को खतरा था। एनीबडी इन द चैट सेक्शन बता सकता है ये नेसेसिटी का प्रिंसिपल आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है? एनीबडी बताइए चैट में। उसके बाद माय लॉर्ड मैंने अपने खुद के डिफेंस में ये एक्ट किया, माय लॉर्ड मैंने अपने खुद के डिफेंस में ये एक्ट किया, मैंने उसको असॉल्ट किया इसीलिए क्योंकि ये मेरा खुद का डिफेंस था वरना मेरी जान को खतरा था। इनएविटेबल एक्सीडेंट। माय लॉर्ड अगर मैं ये ना करता, माय लॉर्ड अगर मैं ये एक्ट ना करता तो एक बहुत गंभीर एक्ट हो जाता, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए छोटा हादसा कर दिया, डिफेंस रखेगा। विस मेजर, माय लॉर्ड मेरी क्या गलती, ऊपर वाला बैठा है, ये ऊपर वाला बैठा है, ये सब ऊपर वाले ने किया है। माय गॉड मूवी, ओ माय गॉड मूवी याद है, परेश रावल वाली जो मूवी है कि भाई दुकान में पानी भर गया, नहीं आग लग जाती है उनकी दुकान में, आग पानी क्या करेंगे हम? एक्ट ऑफ गॉड है माय लॉर्ड, मैंने क्या किया, मैं क्या करूं? ये जो ये दसियों साल इतनी बारिश नहीं हुई, इस बार इतनी बारिश हो गई, इनका पुल पूरा ढह गया, हम क्या करें माय लॉर्ड, मेरी क्या गलती? ये हो गया आपका एक्ट ऑफ गॉड। मिस्टेक, अब मिस्टेक का ज्यादा रोल नहीं होता टॉर्ट के अंदर कि आप ये कहो अरे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, ये दिया गया एज अ डिफेंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इनका, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मैंने आपको बताया था ना, जब कंसेंट दिया हो, अब बॉक्सिंग मैच में आप जा रहे हो, बॉक्सिंग मैच में आपको एक पर्चा भरवाया जाएगा जैसे स्कूबा डाइविंग लोग करते हैं। अब पता चला स्कूबा डाइविंग कंपनी को ही आप सू कर रहे हो, क्यों? मुझे डुबा दिया। अरे भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने साइन किया था, अगर कुछ ऐसा होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ, मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, ये मेरा कंसेंट है, मैं कंसेंट दे के जा रही हूँ। तो वहां पे फिर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लग जाता है। मान के चलिए स्कूबा डाइविंग करने जाने उसके बाद भी कंपनी को सू कर रहे हैं, तो कंपनी किसका क्लेम लेगी? कंपनी कौन सा डिफेंस रखेगी? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। उसके बाद देखिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि लॉ बनाया गया है। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ बनाया गया है। पार्लियामेंट ने मान के चलिए कोई लॉ बनाया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये गलत है, डिफेंस ले लिया जाएगा। यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस लिया जाता है कि ये लॉ में लिखा हुआ है। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि सड़क इस तरह से बननी है, तो आप ये नहीं कह सकते फिर कि भैया आपका घर टूट रहा है, समझ रहे हो? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। उसके बाद प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जो केस फाइल कर रहे हैं, वो खुद ही रॉन्ग डूअर है। डिफेंडेंट बोल देगा, अदर पार्टी बोल देगा, वही टॉर्ट फीजर बोल देगा माय लॉर्ड मैंने क्या किया, इनसे पूछिए,
इन्होंने खुद ही बार-बार वॉश बेसिन का पानी खोल के चले जाते हैं, भर गया पूरा घर, मेरी क्या गलती है? प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। समझ रहे हो? ये जनरल डिफेंसेस हैं। ब्रीफली इनका मतलब देख लीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया, एक बार मतलब देख लीजिए इनका। देखिए, मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, भैया पार्लियामेंट के पास पावर होती है, हर स्टेट के पास अपना लेजिस्लेचर विधानसभाएं बनी हुई हैं, वो लॉ बनाती हैं। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का बेसिक मतलब यही है, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, कोई भी एक्ट जो लेजिस्लेचर ने कहा है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कहा गया है बनाने करने के लिए, तो वो एक डिफेंस होगा, वो इम्यून होगा फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि उसके अगेंस्ट आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ये देखा जाएगा कि अननेसेसरी डैमेज ना कॉज किया जाए। जैसे कि अभी आई थिंक एमपी हाई कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस जो है, जो बुलडोजर चलाए जाते हैं उसके अगेंस्ट एक जजमेंट दिया है, उसके अगेंस्ट बोला है कि भाई ये हर जगह जो आप जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, ये ठीक है नहीं लॉ के अंदर। तो आप एग्जाम्पल्स लेके समाज में जो है वही चीजें याद कर पाएंगे। तो एक तो हो गया आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इट इज अ डिफेंस। उसके बाद देखिए इनएविटेबल एक्सीडेंट। मान के चलो दो खूंखार कुत्ते हैं, अब कुत्ते से ज्यादा हमें डर कहीं नहीं लगता है, ठीक है। दो खूंखार कुत्ते हैं, अब बिल्ली लग रहा है कोई बात नहीं, दो कुत्ते हैं। एक कुत्ता जो है सोनू का है, दूसरा कुत्ता जो है वो मोनू का है, ठीक है। हुआ क्या? हुआ ये कि भाई जो सोनू का कुत्ता है, जो सोनू का कुत्ता है इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, और उसके मुंह पे जो केज लगता है वो केज लगा के आई नहीं, ठीक है। तो भैया मोनू वॉक करने आया, मोनू को लगा हमारे ऊपर तो आज झपट पड़ेगा क्योंकि मेरा भी कुत्ता मेरे साथ है। उसने क्या किया, उसने छड़ी ली, छड़ी लेके उसने दूर करने लगा, दोनों आपस में झपटने भी लगे, तो उसने दूर करा तो आंख में उसके कुत्ते के आंख में छड़ी लग गई। तो इनएविटेबल एक्शन मतलब क्या है? ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, मुझे उन दोनों को अलग करना जरूरी था, उन दोनों कुत्तों को, और ये भले ही हम जितनी भी कोशिश करते केयर और कॉशन की, हम बचा नहीं सकते थे। अब जब वो ऐसे झड़प रहे, छड़ी लगी जाएगी आंख के अंदर, तो इट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड बाय ऑर्डिनरी केयर और कॉशन। ये क्या है? ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था जो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो ये जो डिफेंस है ये उन्हीं एक्ट्स में अवेलेबल होगा जो लॉफुल एक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है अनलॉफुल एक्ट्स में आप इनएविटेबल एक्सीडेंट का वो ले रहे हो, मतलब इसका डिफेंस ले रहे हो। आगे आइए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिएगा, केस देखिएगा, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे आप देखते हो रेसिंग्स होती हैं और बाहर के देशों में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक स्पेक्टेटर बैठा था, बैठे थे सभी ऑडियंस में बैठे थे। अब क्या हुआ, कार क्रैश हो जाता है और कार के पार्ट्स जो हैं वो मतलब कार ही जो एक्चुअली उछल के ऑडियंस के ऊपर चली जाती है और इससे इनको इंजरी कॉज होती है। तो ये केस लेके आते हैं। तो भैया इस केस में कहा जाता है क्यों, आपको नहीं पता था वहां पे जो है ऐसा हो सकता है, तमाम कार क्रैश हुआ करते हैं कार रेसिंग में, तारारंपम में क्या देखा गया था। तो आपकी तो मर्जी थी, यहाँ पे आपका कंसेंट था, आप अपनी मर्जी से गए थे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यहाँ पे डिफेंडेंट ले लेगा और कोर्ट भी अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। तो क्या होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया? व्हेन द सफरर इज विलिंग, जब सफरर खुद ही विलिंग है भैया, तो वहां पे कोई इंजरी नहीं कॉज हुई। ये लॉ कहता है कि अगर सफरर खुद ही गया हुआ है, बॉक्सिंग मैच में दो लोग हैं, एक को हारना है एक को जीतना है, तो जब मुक्केबाजी करने के बाद एक को हारना है तो इसका मतलब तुम गए हो, तुम विलिंग हो हारने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें कोई इंजरी हम नहीं मानेंगे कि कॉज हुई है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। कंसेंट जो है, जो कंसेंट दिया गया हो वो फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरीली होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फ्रॉडलेंटली या इलीगली आपने वो कंसेंट लिया हो। और वॉलंटरीनेस होनी चाहिए, यानी कि खुद से ही वो गए हो। ये नहीं, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, आपको यू इनिशिएटेड टू गो, ऐसे सिचुएशंस के अंदर देखा जाता है। और आप जिसको नुकसान इंजरी कॉज हुई है, आप यहाँ पे एक वैलिड डिसीजन, मतलब आप इतने दिमाग से स्टेबल हो कि आपके पास एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप इसका डिफेंस ले पाओगे। अगर अदर पार्टी को ये देखा जाएगा कि वो फ्रॉडुलेंटली तुम उसको घुमा के लेके गए थे और वॉलंटरी था ही नहीं उसका जाना, तुम ही लेके गए थे जबरदस्ती, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता है माय लॉर्ड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ना।
तब इसका मतलब फ्रॉडुलेंटली लेके गए थे, तो वो विलिंग नहीं था इसका मतलब। ये सारी चीज़ें कोर्ट एग्जामिन करेगा, जब आप लोग जज बनोगे आप लोग एग्जामिन करोगे। उसके बाद देखिए नेसेसिटी का प्रिंसिपल। नेसेसिटी का प्रिंसिपल देखिए, एक्ट, इसमें कुछ एसेंशियल्स हैं। कोई एक्ट हुआ है, उस एक्ट से कोई डैमेज कॉज हुआ है, नेसेसिटी के अंदर वो एक्ट किया गया है, एक ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट किया है, क्या हो जाएगा? आप इम्यून हो जाओगे। नेसेसिटी का प्रिंसिपल, आप कोई ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए जो हार्म कर रहे हो, वो हो सकता है छोटा हो सकता है इंजरी कॉज कर रहा हो, बट वो छोटा होगा और किसी ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर रहा होगा। क्या है ये? ये है आपका नेसेसिटी का प्रिंसिपल। हमने अभी कुछ ही टाइम पहले एक मूवी आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, स्नो करके, द माउंटेन ऑफ स्नो ऐसे करके कुछ था, और उसके अंदर 19 आई थिंक 60s या 50s का रग्बी टीम थी पूरी। रग्बी टीम फ्लाइट के थ्रू जा रही थी घूमने के लिए, और भाई साहब प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद वो माउंटेन्स में, एंडीज था शायद माउंटेन्स, माउंटेन्स में फँस गए, और 78 डेज़ तक के किसी को नहीं पता था। आई थिंक 78 या 84 डेज़ किसी को कोई पता ही नहीं था। हालात ये हो गए थे कि वो एक-दूसरे को खाने लगे थे। एक-दूसरे को जीवित रहने के लिए खा रहे थे। जो लोग मर रहे थे, एक्सपायर हो गए थे, जिनको चोटें लग गई थी, वो मर गए, तो उनके गोश्त को खा रहे थे वो लोग। क्या है? नेसेसिटी का प्रिंसिपल, डिफेंस लिया जाएगा। अब क्या वो सूट लेके आएगा? वहाँ पे बेटा बेटा बैठा हुआ था, अम्मा की डेथ हो गई थी, तो क्या होगा? जब माताजी की डेथ हो गई तो सब लोग जो है खा रहे, किसी को पता ही नहीं किसका किसकी कौन गोश्त खा रहा है, ये हालात थे। तो ये है, अब नेसेसिटी जो है वो पब्लिक नेसेसिटी हो सकती है, प्राइवेट नेसेसिटी हो सकती है, असिस्टेंस टू थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी डिटेल में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। आगे आइए, हम लोग बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस की, और ये चीज़ हम लोग आईपीसी में भी पढ़ते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये डिफेंस है दैट अलाउ पर्सन टू यूज़ रीज़नेबल फोर्स। ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे एक इमिनेंट डेंजर होना चाहिए। जब मुझे पता है कि हाँ, अब मुझे मेरे जान को खतरा है, तो मैं उस वो जो खतरा मेरी तरफ आ रहा है, उस खतरे को रोकने के लिए मैं एक रीज़नेबल फ़ोर्स का यूज़ करूँगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ, इमिनेंट डेंजर है। तो ये है आपका प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद आइए, प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। प्लेंटिफ इज़ द रॉन्ग डूअर। अ पर्सन कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन बिकॉज़ ऑफ देयर ओन रॉन्ग डूइंग। मैं खुद ही गलतियाँ कर रही हूँ और मैं खुद ही केस फाइल कर रही हूँ, नहीं, डाँट लगेगी कोर्ट से। और क्रिमिनल और सिविल लॉ के अंदर तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा दिए जाएँगे। ये मैक्सिम है, इसके साथ एक्सटर्पी कॉज़ा नॉन ओरेटोर एक्शन, नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट, द प्लेंटिफ विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम द डैमेजेस। उसके बाद आइए, एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर, लैटिन वर्ड है। अकरेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, जो हम एंटिसिपेट या एसर्टेन नहीं कर सकते थे, वो पर्टिकुलर लेक, वो पर्टिकुलर लेक जो शायद आधी भी नहीं हुई थी 10 साल में, 15 साल 20 साल गुजर गए, ऐसी कोई बारिश ही नहीं हुई। इस बार ऐसी बारिश हुई कि वो पूरी भर गई, पुल तक के भर गई, और पुल ढह गया उसके नीचे। तो हमें नहीं पता था 20 साल के बाद ऐसी बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस की वर्किंग होती है, और यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन व्हिच कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड, हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये है एक्ट ऑफ गॉड। उसके बाद देखिए मिस्टेक, मैंने आपको बताया था मिस्टेक के टाइप्स होते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी होती है, लेकिन टॉर्ट के अंदर ज्यादा रोल नहीं है। आप इसका डिफेंस ज्यादा नहीं ले सकते हो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ, हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई लॉ, जैसे ही आप पैदा हो गए भारत के अंदर, लॉ आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। तो ये होता है, जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या फैक्ट है, क्या लॉ है, तो वो मिस्टेक होता है इन अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नेग्लिजेंस की। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेग्लिजेंस की। क्या होता है नेग्लिजेंस? एनीबडी, कोई जानता है नेग्लिजेंस क्या होता है? नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एक नेग्लिजेंट एक्ट, केयरलेस बिहेवियर। आइए इसको देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये देखा था कि पर्सन को भी टॉर्ट कमिट होते हैं, प्रॉपर्टी को भी टॉर्ट कमिट होते हैं। तो काइंड्स ऑफ टॉर्ट बाय पर्सन, इंटेंशनल होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स होते हैं। इंटेंशनल मतलब जो इंटेंशनली आपने किया हो, आपके इंटेंशनल एक्ट से हुआ हो। नेग्लिजेंट का मतलब कि हो सकता है आपने इंटेंशनली ना किया हो, क्योंकि आप केयरलेस थे इसीलिए वो एक्ट आपसे हो गया। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आपको लायबल ठहराया जाता है, लायबिलिटी अराइज होती है आपको। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कि आपको उस टाइम पे केयरफुल रहना चाहिए था।
तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आप फंस जाओगे। इसी के अंदर रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस अभी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आइए, अब देखिए। तो नेग्लिजेंस की अगर हम लोग बात करें, नेग्लिजेंस क्या है? आपकी एक ड्यूटी है, आपने उस ड्यूटी का क्या किया? ब्रीच कर दिया। आपने उस ड्यूटी का क्या किया? आपने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, राइट? केयरलेसनेस यानी कि केयरलेस बिहेवियर, केयरलेस एटीट्यूड था आपका, इस वजह से ये एक्ट कमिट किया। उसके बाद फेलियर टू परफॉर्म बेसिक केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक जनरल नॉर्मल कोर्स में जो ऐसा मेरा दिमाग चलेगा, मेरे फ्रेंड का दिमाग चलेगा, आपका दिमाग चलेगा, आपने वो बेसिक केयर भी नहीं रखी जो एक रीजनेबल मैन परफॉर्म करता है, वो भी केयर नहीं रखी और आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया। और आपका एटीट्यूड कैसा था? आपका एटीट्यूड था केयरलेस एटीट्यूड, आप नेग्लिजेंट थे। जैसे कि मान के चलिए, आपको पता है कि आपकी गाड़ी की आगे की लाइट खराब है, अब आप 3 बजे रात में निकल गए, 3 बजे रात में आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। अब मान के चलिए कोई फैमिली है, उसकी वो फैमिली भी ट्रैवल कर रही है, अब आपको दिखी ही नहीं उनकी गाड़ी। जब आपको दिख ही नहीं रहा है क्लियरली, तो आपने मान के चलिए भिड़ा दिया, यू वेंट एंड हिट देम। अब क्या? आपने नेग्लिजेंट, आपका नेग्लिजेंट एक्ट था। व्हाई? बिकॉज यू वर केयरलेस। आपको पता था कि आपकी गाड़ी की लाइट नहीं है, तब भी आपने उससे ट्रैवल किया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंस के अंदर डेफिनेशन देख लीजिए। नेग्लिजेंस एज टॉट इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, जिसके रिजल्ट में आपको डैमेजेस देने पड़ते हैं। अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट बिल्कुल भी डिजायर नहीं करता है कि ऐसा हो, बट देने पड़ते हैं, और यही डेफिनेशन विनफील्ड ने दी है। नेग्लिजेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, नेग्लिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले नेग्लिजेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑन द पार्ट ऑफ द टॉर्टफीजर। ऑन द पार्ट ऑफ द टॉर्टफीजर, मेरी एक लीगल ड्यूटी थी, मैं सड़क पे चलूं तो मेरी गाड़ी का हर पुर्जा ठीक होना चाहिए, राइट? मान के चलिए आपकी गाड़ी है, उसमें से इतना धुआं निकलता है, इतना धुआं निकलता है कि पूरी रोड ही पूरी ब्लॉक हो जाए, आप उनको सफोकेट कर दें धुएं से, तो वो ठीक नहीं होगा। और आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स सफरर है, जो जिसने सफर करा है आपके एक्ट से, आपने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। ब्रीच, वो जो आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, वही डायरेक्ट कॉज हो गया उस बंदे की इंजरी का, क्योंकि अगर शायद आप ब्रीच ना करते तो उसको कोई इंजरी कॉज ना होती। अगर आप गाड़ी लेके सड़क पे निकलते ही नहीं तो उसको कोई इंजरी नहीं कॉज होती। तो क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, इसीलिए उसको इंजरी कॉज हुई और कुछ डैमेज कॉज कर दिया, आपने कुछ डैमेज कॉज कर दिया, ठीक है? आगे आइए, अब देखिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, यहाँ पे एक लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस है प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग ने पॉइंट देखा ना, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, उसको हम देख रहे हैं। तो आपकी एक ड्यूटी थी टू टेक केयर। अच्छा, ये जो अभी आप देखोगे ना, रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी, यानी कि वो जो आप नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो, आपको ये पता है कि इस नेग्लिजेंट एक्ट से क्या क्या हो सकता है, आप उस चीज को रीजनेबली फोर्सी कर सकते हो, यानी कि आप देख रहे हो कि क्या क्या हो सकता है, और आपको ये भी पता है कि कितनी इंजरी कॉज होगी। व्हाट इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी, यानी कि ग्रेटर द डैमेज, ग्रेटर द नेग्लिजेंट एक्ट, ग्रेटर द इंजरी। अ पर्सन कुड रीजनेबली हैव फोरसीन द हार्म, उसने देखा, वो समझ रहा है कि क्या गलती, इस नेग्लिजेंट एक्ट से, इस गलती से मेरी क्या क्या हो सकता है। ड्यूटी इज नॉट ओड टू एवरीवन, ओनली दोज हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड। आप मान के चलिए कि वो भाई साहब निकले हैं, तो उस हाईवे पे वो निकले हैं ना, तो उस हाईवे पे जितनी गाड़ियां हैं उन्हीं के लिए इनकी ड्यूटी है। ये नहीं कि जितने तमाम हाईवे चल रहे हैं इंडिया में, जितने एनएच है, उनकी ड्यूटी उनके लिए नहीं। उस टाइम पे आप जिस हाईवे पे हो, उन लोगों के प्रति आपकी ड्यूटी है, और आप एक नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद देखिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अटेन्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। अब यहाँ पे कोर्ट ये देखेगा कि भाई तुम अपनी गाड़ी लेके 3 बजे रात में निकल रहे हो, क्यों? वेज रोल खाने के लिए निकल रहे हो, तो भाई क्या इंपॉर्टेंस था, आप किस लिए निकले थे? आपको देने पड़ेंगे कॉम्पेंसेशन। लेकिन अगर वो कोर्ट से ये कहे माय लॉर्ड, सुबह के टाइम पे कोई कार रिपेयर ओपन नहीं होता है और मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, यानी कि आपने क्या रिस्क इन्वॉल्व था आपके उस एक्ट से, ये सारी चीजें देखी जाएंगी नेग्लिजेंस के अंदर। यानी कि जितना लाइक्लीहुड ऑफ हार्म बढ़ेगा, उतना ही डिग्री ऑफ केयर है।
आपको पता है कि इतना नुकसान हो सकता है, उतनी ही डिग्री ऑफ केयर आपको लेनी चाहिए थी। अब आपने उतनी डिग्री ऑफ केयर अगर नहीं लिया तो इसका मतलब आपको डैमेजेस देने पड़ जाएंगे। उसके बाद द लास्ट ऑफ अ रीजनेबल और केयरफुल, यानी कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि रीजनेबल मैन की तरह आपको सोचना है। आगे आइए, डैमेजेस, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी बाय डिफेंडेंट, यानी कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हुई है और इस ब्रीच की वजह से डैमेज और हार्म लॉस कॉज हुआ है। डैमेज जो है वो टू रिमोट नहीं होना चाहिए। रिमोटनेस का मतलब क्या है कि भाई जो ड्यूटी थी उसकी, उससे रिलेटेड डैमेज होना चाहिए। अब आप ये कहो कि ठीक है, उसने इनको हिट कर दिया तो उनकी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए और जो भी उनको नुकसान हुआ है आपकी गलती के लिए, तो उसके लिए मान के चलिए 15,000 रुपए आपको देने के लिए कह दिया न्यायालय के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डैमेज है ये रिमोट नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ये कहे कि अच्छा आप सड़क पे चल रहे थे और उस दिन 10 गाड़ियां निकली थी और 10 गाड़ियों के हिसाब से 15,000 आपको इस तरह से देने पड़ेंगे, तो आपको मान के चलिए आपको 10 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि सभी गाड़ी ओनर को हम देंगे। तो ये क्या, ये टू रिमोट हो जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ये कोर्ट नहीं कह सकता है, टू रिमोट कॉजेज के लिए यहाँ पे डैमेजेस नहीं दिए जा सकते हैं नेग्लिजेंस के अंदर। आगे आइए, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। रेस इप्सा लुकिटर, रेस इप्सा लुकिटर, इट इज अ टंग ट्विस्टर and whoever will say it 10 times I will send a virtual toffee to all of you. Res ipsa loquitur, a thing speaks for itself। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये एक रूल ऑफ एविडेंस है और कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो न्यायालय में कोर्ट में जाके आपको प्रूफ करने पड़ेंगे कि माय लॉर्ड ऐसा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो अपने ही में बात बोल रहे हैं, जैसे मम्मी लोग नहीं बोलती हैं तुम लोग जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते ही नहीं है, आपको देखते ही पता लग रहा है ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। यू आर स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ दैट यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट कैलिबर टू स्टडी। आप समझ रहे हो ना? तो रेस इप्सा लोकेटर का मतलब होता है कि यहाँ पे थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। ये जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल होता है कि प्लेंटिफ को नेग्लिजेंस प्रूफ करनी पड़ती है। सर्टेन सिचुएशंस में क्या होता है, नेग्लिजेंस डिफेंडेंट की होती है, क्लियर होती है भाई साहब। इंजरी कॉज अंडर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के अंडर सारा सिचुएशन था, उसी में उसने गलती कर डाली। ऑर्डिनरीली इट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ प्रॉपर केयर, अब डिफेंडेंट ने प्रॉपर केयर रखा होता तो शायद ये काम ना होता, लेकिन भैया नहीं रखा तो ये हादसा हो गया। तो इसी को कहा जाता है रेस इप्सा लुकिटर। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, याद है? तो चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर एग्जिस्ट कर रहा था और ये क्लॉक टावर क्या हुआ, गिरा धड़ाम और बहुत सारे लोगों को नुकसान कॉज हुआ इससे। तो जब ये मामला गया कोर्ट गया तो कोर्ट ने देखा ये कि भाई बिल्डिंग इतनी पुरानी बिल्डिंग, एकदम गल रही थी बिल्डिंग। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं किसकी, जो क्लॉक टावर को मेंटेन कर रही है ना, ये इन अथॉरिटीज की गलती है और यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि भैया वो क्लॉक टावर खुद ही बोल रहा है किसी भी समय गिरेगा वो, और वही हुआ। तो नाउ द थिंग वाज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ एंड नाउ यू विल बी लायबल, जिसको नुकसान कॉज हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट, नेग्लिजेंस। अगर कोई ऐसा मान के चलिए आपके द्वारा कोई ऐसा एक्ट हो गया और आपके अगेंस्ट एक टॉर्शियस केस फाइल किया गया, टॉर्शियस लाइबिलिटी के लिए, तो आपके पास कुछ डिफेंसेस हैं, आप कुछ डिफेंसेस पुट अप कर सकते हो, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं जो नेग्लिजेंट एक्ट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए, अब हम एक केस देखेंगे डोनूग वर्सेस स्टीवेंसन का। ध्यान दीजिएगा, डोनूग वर्सेस स्टीवेंसन का केस देखिए। तो यहाँ पे प्लेंटिफ साहब जो है वो डोनूगे हैं। इन्होंने एक जिंजर बियर की बोतल खरीदी थी, मतलब इन्होंने पी ली एक्चुअली, जो उनकी दोस्त लेके आई थी एक रिटेलर शॉप से। अब हुआ क्या, इश्यूज ये थे कि क्या कोई डिफेंडेंट की ड्यूटी थी प्लेंटिफ को? देखो, खरीदा उसके फ्रेंड ने था रिटेलर से, तो जिसने पिया है क्या उसके तरफ कोई ड्यूटी थी? वेदर एक्शन बाय प्लेंटिफ वुड बी मेंटेनेबल, क्या ये प्लेंटिफ जो सूट लेके आई हैं क्या ये मेंटेनेबल है भी कोर्ट में?
तो यहाँ पे हेल्ड किया गया मैन्युफैक्चरर जिसने ये बियर बॉटल मैन्युफैक्चर करी है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको ये सब ध्यान रखना चाहिए, ये सब कीड़े मकोड़े स्नेल वेल नहीं होने चाहिए शराबों में, ठीक है, बियर में। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेसपास की। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ट्रेसपास। भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपने एक जमीन खरीदी, आपने यहाँ पे फेंसिंग करा ली, आपने यहाँ पे फेंसिंग करा ली, आपने यहाँ पे गेट लगाया, आपने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई एंटर करेगा उसको 100 वोट का झटका लगेगा, और यहाँ पे आपने बंदूकों को तैनात कर दिया। जैसे ही घुसोगे आप तो ये बंदूकें फौरन आपके ऊपर छिड़काव करने लगेंगी, इतना छिड़काव करेंगे कि आपके होल हो जाएगा। तो भैया ये होता है ट्रेसपास। अब मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुसता है तो आप क्या कहोगे, भैया ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहाँ घुस रहे हो आप, कहाँ घुस रहे हो। जैसे मैं शिमला गई थी अभी, तो शिमला में हम एक प्रॉपर्टी पे रहे। जब हम उस प्रॉपर्टी में जा रहे थे तो डीप डाउन द हिल बहुत अलग तरफ वो लेके गई, एकदम सिक्लूडेड एरिया था वो प्रॉपर्टी का। तो जब वहां पे हम रह रहे थे तो हमें ये पता लगा कि कुछ ऐसे जमीनें थी शिमला के अंदर, माउंटेन्स, जो खरीद लिया है लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन का खरीदा हुआ है। अब हम वहां जाके चिल नहीं कर सकते, वहां बॉनफायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। इफ आई विल बी डूइंग इट देन आई विल बी डूइंग ट्रेसपास। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे आ जाइए। ट्रेसपास क्या है, ये एक एक्ट है जो इंटेंशनली कमिट किया गया इंजरी कॉज करने के लिए। किसको, लैंड प्रॉपर्टी को, पर्सन को, लैंड प्रॉपर्टी को, पर्सन को। क्या होता है ट्रेसपास, भाई ट्रेसपास एक एक्ट है जो इंटेंशनली कमिट किया गया है, किस लिए, इंजरी कॉज करने के लिए, नुकसान कॉज करने के लिए। किसको, लैंड प्रॉपर्टी, पर्सन को। एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इवन सो माइन्यूट इज व्हाट इज ट्रेसपास। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इन्वेट कर रहे हो, भले ही इतू सही क्यों ना करा हो, वो ट्रेसपास में काउंट होगा, वो ट्रेसपास में काउंट होगा। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग अगर टॉर्शियस लाइबिलिटी को देखें या टॉर्ट को देखें तो टॉर्ट के अंदर कितने प्रकार के ट्रेसपास है। मैंने आपको बताया ट्रेसपास टू पर्सन, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी एक्सेट्रा। लैंड को ट्रेसपास कर रहे हो या किसी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास कर रहे हो। तो यहाँ पे ट्रेसपास डायरेक्टली भी कमिट कर सकते हो आप, डायरेक्टली घुस गए मान के चलिए, डायरेक्टली कमिट कर दिया, और इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। इनडायरेक्टली कुछ पत्थर वत्थर फेंक के आप मार रहे हो, ट्रेसपास कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। पर्सन हिमसेल्फ एंटर अपॉन द लैंड विदाउट परमिशन, डायरेक्टली आपने कमिट कर दिया, तो ये होता है ट्रेसपास। अब ट्रेसपास के 3 एसेंशियल्स दिमाग में रखिएगा। पॉइंट नंबर वन, एंट्री अपॉन द लैंड ऑफ होम द प्लेंटिफ, ऑफ होम द प्लेंटिफ बाय रिमेनिंग देयर, वहीं खड़े अड़े पड़े नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई, जाओ, उसकी लैंड है। थर्ड पॉइंट देखिए, पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ इज अफेक्टेड विदाउट जस्टिफिकेशन। भाई आप उसको चैन से रहने ही नहीं दे रहे हो, आप घुस गए उसकी लैंड पे, आप कह रहे हो मेरी लैंड है। भाई कहां से लैंड है आपकी, कागज है आपके पास, आप उसके ओनर हो। तो क्या देखा हमने, आप एंटर किए लैंड में, आप वहीं पे खड़े हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे, पत्थर की लकीर हो गए आप। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपने ट्रेसपास किया, क्योंकि आप उसकी लैंड में एंटर किए हुए, इसी वजह से प्लेंटिफ का जो पोजेशन है, हु इज द प्लेंटिफ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल, हु इज द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है भैया, प्लेंटिफ वो होता है जो केस इंस्टीट्यूट करता है, किसके अगेंस्ट करता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट करता है। टॉर्ट फीजर कौन है यहाँ पे, डिफेंडेंट टॉर्ट फीजर है। तो पोजेशन जो प्लेंटिफ का है वो अफेक्ट हुआ है, और कैसे हुआ, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन, समझ रहे हो आप। तो ये है एसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने किताबों के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे आइए, ये देखिए ट्रेसपास एक्शनेबल पर सी होता है। क्या मतलब होता है पर सी का, बताइए। ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर सी। आपको कोई चीज कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहेगा प्रूव करिए भैया, आप प्रूव करिए। लेकिन ट्रेसपास के मामलों में ये एक्शनेबल पर सी होता है, प्लेंटिफ को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि कोई डैमेज कॉज हुआ है, आपने ट्रेसपास कर दिया, इतने में ही आपको डैमेजेस देने पड़ जाएंगे, आप समझ रहे हो। चलिए आगे आ जाइए, इसी को कहा जाता है एक्शनेबल पर सी। अब देखिए ट्रेसपास टू गुड्स या मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या मेरे मोबाइल फोन, क्या मेरे मिक्स फ्रूट जूस, क्या इससे रिलेटेड ट्रेसपास हो सकता है, ध्यान दीजिएगा।
direct physical interference with goods and these goods are in the possession of, in the possession यानी कि इसी के पास है, possession मतलब मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई चीज है। आप मान के चलिए आपका मोबाइल फोन अगर मेरे पास है तो ओनरशिप आपकी, पोजेशन मेरा। आर यू गेटिंग द पोजेशन पॉइंट? तो पोजेशन प्लेंटिफ का है, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस उन गुड्स का किया है जो प्लेंटिफ के पोजेशन में। अनलॉफुल इंटरफेरेंस मान के चलिए सीज कर लिया है आपने, रिमूव कर दिया है, या डायरेक्ट एक्ट आपने कोई ऐसा किया है जिससे आपने उसके गुड्स पे डैमेज कॉज किया। मान के चलिए गुम्मा पत्थर लेके आके आपके फोन को कुचल दे कि भाई तू इंस्टाग्राम चला रहा है, तुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाने दूँ। क्या है ये? ट्रेसपास कर दिया आपने। आगे आइए। अब कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सफरर पोजेशन में होना चाहिए, ठीक है? ही मस्ट बी होल्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, होल्डिंग इन द सेंस इट मस्ट बी इन हिज एरिया, इन हिज पोजेशन। डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस हुआ है, आप फिजिकली इंटरफेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर मूवेबल के ऊपर। इंटरफेरेंस इंटेंशनल है और नेग्लिजेंट है। इंटरफेरेंस इंटेंशनल है और नेग्लिजेंट है। विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं ये कार्य करने का, ये एक्ट करने का। ये कुछ एसेंशियल्स है, याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी श्योर आपने जरूर सुना होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, आइए देखते हैं मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको एक ब्रीफली मतलब बताती हूँ। जैसे जो काम मैंने किया है जनरल सेंस में लाइबिलिटी किसकी होगी? जो काम मैंने किया है जनरल सेंस में लाइबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी। लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी का कहना कुछ और होता है। जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो ऐसे में वाइकेरियस लाइबिलिटी, टर्म वाइकर का मतलब होता है वो बंदा जो परफॉर्म करता है किसी और इंसान के फंक्शंस को। जनरली मैं अगर आज को मान के चलिए आपकी क्लास नहीं ले रही हूं तो मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी और ये मेरी लाइबिलिटी है। लेकिन जब मैं किसी और पर्सन के लिए परफॉर्म कर रही हूं तब किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी? मान के चलिए अगर किसी और को लेक्चर लेना था और मैं उनकी जगह पे लेक्चर ले रही हूं और तब मैं लेक्चर नहीं ले रही हूं, मान के चलिए अगर किसी और को लेक्चर लेना था और उनकी बजाय मुझे लेक्चर के लिए असाइन किया गया है, तब मैंने वो लेक्चर नहीं लिया, तब किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी? तब उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी क्योंकि उनका शेड्यूल्ड लेक्चर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द पर्सन हु परफॉर्म्स अदर फंक्शंस इट इज अ सब्स्टिट्यूट। जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो जनरल रूल क्या होता है कि भाई अगर हम सिंपली चल रहे हैं और अगर हमने किसी को मान के चलिए हिट किया, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया तो मेरी लाइबिलिटी होगी। लेकिन वाइकेरियसली लाइबिलिटी का मतलब क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूं तो ये माना जाएगा कि मेरे साथ ही साथ इनकी भी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं इनके बिहाफ पे, मैं इनके ही लिए ये कार्य कर रही हूँ, मैं इनके ही लिए ये एक्ट कर रही हूँ। आप समझ लो जनरल रूल क्या होता है। भाई अगर मुझे जेल में डाला जाएगा तो वो मेरे ही कारणवश डाला जाएगा, जो काम मैंने किया है उसी वजह से डाला जाएगा। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि किसी और ने कोई काम किया है उसके काम के लिए आप मुझे जेल में डाल दोगे। समझ रहे हो आप? अब मान के चलिए आप सड़क पे चल रहे हो, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे बाइक वाले और दो बाइक वालों की झड़प हो गई, तो उसके लिए क्या आपको अंदर डाला जाएगा? नहीं ना, उनके लॉ उनके अकॉर्डिंग डील करेगा, उनके केस के अकॉर्डिंग डील करेगा। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में कुछ और होता है। अगर आपने किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है और अगर वो आपके बिहाफ पे कोई काम करने जा रहा है और तब उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तब ऐसे में आप भी स्क्रूटिनी में आ जाते हो, आप भी रेड अलर्ट एरिया में आ जाते हो। यही होता है वाइकेरियस लायबिलिटी, यही होता है वाइकेरियस लायबिलिटी। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, so when one person does an act, when one person does an act but the responsibility is on another person, लेकिन responsibility किसी के ऊपर है? किसके ऊपर है? another person के ऊपर है। but एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद क्या रखनी है? याद आपको ये रखनी है कि इसके अंदर एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप, एक रिलेशन होना जरूरी है। किसमें? उस बंदे में जिसने वो एक्ट किया है और आप में। आपको मान के चलिए अगर आपके ऊपर आपको रडार में कोर्ट ले रहा है तो कोर्ट को और ये क्लियर ही होता है कि भाई आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है,
तभी कोर्ट आपको भी रडार में ले रहा है। भैया वो बता देगा नहीं हमारे मालिक ने हमें भेजा है, क्लियरली वो बता देगा मालिक ने हमें भेजा है। तो ये हो जाती है आपकी वाइकेरियस, ये हो जाती है आपकी वाइकेरियस लायबिलिटी। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए रिलेशनशिप जहां पे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है, वो रिलेशनशिप जहां पे वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके अंदर बहुत सारी मैगजिम्स हैं जो आप देखेंगे। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी और पब्लिक पॉलिसी। रिस्पोंडेंट सुपीरियर, क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी और पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जो लाइबिलिटी है। देखिए मास्टर और सर्वेंट की एक प्राइमरी रिलेशनशिप होती है। मास्टर सर्वेंट को क्या देता है? कमांड देता है। सर्वेंट क्या करता है? उस कमांड को फॉलो करता है। सर्वेंट क्या करता है? उस कमांड को फॉलो करता है। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जनरली मतलब क्या होता है, एक बार उसको समझ लीजिए, फिर आप इसको समझ लेंगे। इसका मतलब होता है लेट द सुपीरियर बी लायबल, लेट द सुपीरियर बी लायबल, लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। सर्वेंट बोलेगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है जो भी कार्य किया गया, जो भी एक्ट किया गया, किसके द्वारा? सर्वेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वेंट के द्वारा। यहाँ पे वो मास्टर के बिजनेस में किया जा रहा है और वो मास्टर की अथॉरिटी में किया जा रहा है और वो एक्ट ऑफ मास्टर है। द एक्ट ऑफ सर्वेंट इज द एक्ट ऑफ मास्टर, द एक्ट ऑफ सर्वेंट इज द एक्ट ऑफ मास्टर, एज सिंपल एज दैट। आगे आइए। अब देखिए क्वी फैसेट एलियम फैसेट पर सी, he who acts through another is considered in law as doing it personally। अब जैसे मान के चलिए लॉ में इनको बोला गया है, इनको एक ऑर्डर दिया गया और कहा इस पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट करिए, इस पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट करिए, इन्होंने ये आदेश दिया। तो ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? इन्हीं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना। तो ही इज एक्टिंग थ्रू अनदर पर्सन, ही इज बीन गिविंग हिज अथॉरिटी, इनको दिया है। तो ये कंसिडर किया जाता है इन लॉ कि वो खुद ही पर्सनली, इनके द्वारा ये माना जाएगा, इनके द्वारा ये एक्ट किया गया, अगर यहाँ पे देखा जाएगा कि ये अरेस्ट जो है वो इलीगल था, है ना, ये अरेस्ट जो है वो इलीगल था। आगे आइए, वाइकेरियस लायबिलिटी के मोड्स। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ये चार्ट इसीलिए डाला है क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसर्न किससे? रिलेशनशिप से। तो आपको कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। प्रिंसिपल अपने एजेंट के थ्रू काम कराते हैं। उसी तरह से पार्टनर्स की, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर पार्टनर्स की कुछ रिलेशनशिप होती है। गार्जियन और वार्ड की, वार्ड के प्रति गार्जियन की और गार्जियन के प्रति वार्ड की कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एक कंपनी है जिसके अंदर डायरेक्टर्स हैं और कंपनी की खुद की एक रिलेशनशिप है। और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर और सर्वेंट की, जो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप। अब वाइकेरियस लायबिलिटी के तीन एसेंशियल्स, वाइकेरियस लायबिलिटी के तीन एसेंशियल्स की एक रिलेशनशिप होनी चाहिए। वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए एक्ट इसके द्वारा किया गया, लेकिन आप अंदर इसको कर रहे हो या डैमेजेस इससे भी क्लेम करे जा रहे हैं, इनसे क्लेम करे जा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? एक आर है। आर क्या? रिलेशनशिप है। रॉन्गफुल एक्ट जो है वो इस रिलेशनशिप से लिंक्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो इस रिलेशनशिप से लिंक्ड है। रॉन्ग हैज बीन डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया था, मास्टर ने सर्वेंट को एम्प्लॉय किया था, तब ये जो है ये रॉन्ग कमिट हुआ था इस एजेंट से, इस सर्वेंट से। सर्वेंट को, करीब को कैसे आप लायबल ठहराओगे? तो ये चीज होती है। अच्छा, सर्वेंट कौन होता है? सर्वेंट कौन होता है? सर्वेंट इज अ पर्सन अंडर द कंट्रोल ऑफ द अदर पर्सन, जिसने उसको अपॉइंट किया, एम्प्लॉय किया है, वही सर्वेंट होता है। सो हियर वी अप्लाई द कंट्रोल थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको सैलरी दी जाती है, उसको पेमेंट दिया जाता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। और मास्टर जो है जब चाहे उसको सिलेक्ट करे, जब चाहे उसको रखे काम पे, और जब चाहे उसको सस्पेंड कर दे, हटा दे काम से। तो ये होता है जो सर्वेंट होता है। और कंट्रोल थ्योरी यानी कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके मास्टर के द्वारा वो करता है। बिल्कुल। आगे आ जाइए। अब देखिए प्रिंसिपल एंड एजेंट में, वन अपॉइंट्स द अदर लीगली टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है लीगली, एजेंट उनके बिहाफ पे कार्य करता है। अथॉरिटी जो होता है प्रिंसिपल एक्सप्रेसली भी देता है, इम्प्लाइडली भी दे सकता है, यानी कि एक्सप्रेसली लिखित फॉर्म में देगा, या ये इम्प्लाइड होता है एजेंट के ऊपर कि अच्छा ये काम है तो ये भी मुझे ही करना होगा, इट इज इम्प्लाइड। सो क्वी फैसेट एलियम पर्सी इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट के रिश्ते पे के ऊपर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल एजेंट के काम के लिए लायबल होता है। प्रिंसिपल एजेंट के जो भी एक्ट्स हुए हैं ना उसके लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाता है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए
मास्टर एंड सर्वेंट ये रिस्पोंडेंट सुपीरियर के ऊपर बेस्ड होता है। मास्टर को यहाँ पे सर्वेंट के एक्ट के लिए लायबल ठहराया जाता है। रीजन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्टर जो होता है फाइनेंशियली स्टेबल होता है, बट सर्वेंट के मैटर में ऐसा नहीं होता है। सर्वेंट जो होता है, सर्वेंट यहाँ पे खुद ही काम कर रहा है किसी के अंडर। अब आप उसके द्वारा जो काम हो गया अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जिसके लिए उसको एम्प्लॉय किया गया था, अब उसके लिए भी उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो वो ठीक नहीं होगा। मान के चलिए अगर कोई ड्राइवर को एम्प्लॉय किया गया है, ड्राइवर जो है अपने मास्टर का काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉय की उसकी तनख्वाह मिलती है। जब उसके लिए काम कर रहा है, तो मान के चलिए उससे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या माना जाएगा? भाई वो अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं चला रहा है, आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने उसको भेजा है पेपर फोटोकॉपी कराने के लिए। तो ये होता है। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेट लायबिलिटी की। बहुत छोटा-सा टॉपिक है, एक बार के इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यूके में क्या होता है, किंग सुप्रीम माना जाता है और एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। सॉवरेन इम्यूनिटी, सॉवरेन जो हेड है और इम्यूनिटी मतलब उसके अगेंस्ट कोई केस या उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। सॉवरेन हमेशा इम्यून होता है। तो वही कहा जाता है द टॉर्ट्स कमिटेड बाय देयर ऑफिसर्स, यानी कि अगर उसके ऑफिसर्स के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है ऐसा, तो उसमें सॉवरेन की कोई गलती नहीं है। सॉवरेन इम्यून होगा और सॉवरेन के जितने ऑफिसर्स हैं वो सब इम्यून होते हैं। इसी को कहा जाता है सॉवरेन इम्यूनिटी। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यूके का प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, हु इज अ सॉवरेन, सुप्रीम अथॉरिटी होती है, रूलर या किंग होता है। सॉवरेन इम्यून होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई राइट को क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही लॉ बनाता है, उसके अगेंस्ट क्या राइट क्लेम करेंगे। ये प्रिंसिपल होता है और ये भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस थे। पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी का केस था, मैंने अचीवर्स वालों बच्चों को पढ़ाया था वो सब। तो इतना डिटेल में आप मत जाओ, बस आप खाली मतलब समझ लो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया गया, आर्टिकल 299 300 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखता है, तो फिर आप फंसना नहीं उसमें। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। काइंड्स ऑफ टॉर्ट, ये मैंने आपको बता दिया था, इंटेंशनल, नेग्लिजेंट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं, यानी कि आपकी ड्यूटी थी क्या, इंजर ना करने की, अदर पार्टी को इंजर ना करने की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू हॉप ऑन इनटू द रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स केस, बट बिफोर दैट आई रियली वांटेड टू टेल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेंजरस एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट डेंजरस एक्टिविटी, टू स्टॉप रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी। आप कैसे यहाँ पे लाइबिलिटी से बच पाएंगे? अलाउ फॉर सेफ ऑफ लाइबिलिटी, अलाउ विथ लाइबिलिटी इवन विदाउट द फॉल्ट। तो डेंजरस एक्टिविटी के लिए आपको लाइबल ठहराया जाएगा कि भाई आपने क्यों नहीं स्टॉप किया उस पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी चल रही थी। भाई आपको सेफ्टी रखनी चाहिए थी अपने एम्प्लॉयज की और लोगों की। अलाउ विद द लाइबिलिटी इवन विदाउट फॉल्ट, आपकी फॉल्ट नहीं होगी तो भी आपको लाइबल ठहराया जाएगा। नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहा जाता है। देखिए, व्हेन द नो फॉल्ट लाइबिलिटी अराइजेस, ये क्या है, अलाउ विद द लाइबिलिटी इवन विदाउट द फॉल्ट, व्हेन द नो फॉल्ट लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ सम hazardous activity. What is hazardous activity? Hazardous activity means a very dangerous activity and it is of such a nature which can impact on the people, उन लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। तो ऐसी कोई डेंजरस हजार्डस एक्टिविटी एंड द पर्सन इज हेल्ड लायबल विदाउट एनी फॉल्ट, इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कुछ एसेंशियल्स हैं, आ जाइए देख लेते हैं। डैमेज, नुकसान, हार्म, लॉस, इंजरी, सफरिंग कॉज हुई है बाय अल्ट्रा हजार्डस एक्टिविटी, डेंजरस एक्टिविटी। बम धमाके लगा दिए आपने अपने गार्डन में, आस पड़ोसियों को क्या हालात होंगे सोचिए। अनअवॉइडेबल रिस्क इवन व्हेन ड्यू केयर इज टेकन, आपने इतना बड़ा बम धमाके लगा दिए, अब आप चाहे जितनी कोशिश करिए केयर करने की, आपके उस केयर से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है नो फॉल्ट। व्हाई आर यू टेकिंग सच डेंजरस स्टेप्स? इवन इफ यू विल टेक केयर, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। Foreseeability of risk. You know, if you are planting bombs in your garden, what impact will it put? Lastly, compensation दिया जाएगा, भले ही आपने कोई केयरलेसनेस करी है या नहीं करी। अब आप बोलो अरे रात में हमें क्या पता वो फट गए अपने आप, बारिश हुई और बारिश से सीलन हुई, सीलन से होने से क्या हुआ, वहां पे लोग आग तापने लगे, आग तापने लगे तो वो उसने कैच कर लिया तो फट गए, मैं क्या करूं, मैंने कुछ केयरलेस एक्ट नहीं किया। भाई वो रखना ही केयरलेस एक्ट है आपका सबसे बड़ा।
आइए अब देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने कोई डेंजरस एक्टिविटी, कोई अबनॉर्मल डेंजरस एक्टिविटी, कोई रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए टू द पर्सन, टू द प्रॉपर्टी, टू द पर्सन, टू द प्रॉपर्टी। रीजनेबल केयर अगर आप करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजनेबल केयर कैन नॉट रिमूव द रिस्क। नॉट कॉमनली डन, लोग हर रोज बम नहीं लगाते हैं, बम धमाके अपने गार्डन के अंदर, इनअप्रोप्रिएट है। हजार्ड ज्यादा है, बेनिफिट कम है। अब आप कहो कि आप सॉइल को बेटर करने के लिए बम धमाके कर रहे हो, तो बेनिफिट तो उसमें जीरो है, हजार्ड बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ एसेंशियल्स है, कोई क्राइटेरिया है आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। आइए आगे आइए, देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंग्लिश ओरिजिन है। विनफील्ड ने भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा रोशनी दी। राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस 1868। नॉन इंटेंशनल टॉर्ट्स, यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाता है, भले ही आपका इंटेंशन ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। राइलेंस यहाँ पे डिफेंडेंट थे। इस केस को देखिए, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस। राइलेंस यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स डिफेंडेंट थे और फ्लेचर ने केस इंस्टीट्यूट किया था इनके अगेंस्ट। क्यों, क्या रीजन था? रीजन देखिए क्या था। रीजन ये था कि इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के एक रेजर्वायर टाइप का बनाया पानी सेव करने के लिए। जब रेजर्वायर बनाया जा रहा था तो यहाँ पे देखा जा रहा था कुछ शाफ्ट्स हैं, कुछ ऐसे पाइपलाइंस हैं जो यहाँ पे हैं, और ये नहीं इनको पता था कि ये पाइपलाइंस या ये पाइपलाइंस इधर जा रही हैं, प्लेंटिफ के माइन के अंदर जा रही हैं। तो एक रेजर्वायर बनाया गया। अभी ये जो माइंस आपको देखने को ये जो शाफ्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो पाइपलाइन टाइप का था, ये यूज नहीं किया जा रहा था, तो इसीलिए इन्होंने इसको क्लोज भी नहीं करा और रेजर्वायर बना दिया। अब रेजर्वायर बनाया तो पानी जो है ओवरफ्लो होके इनकी माइन बर्बाद हो गई, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया पानी, इनकी माइन यहाँ पे बर्बाद हो गई। शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल करते करते यहाँ पे आके ओवरफ्लो हो गया। तो प्लेंटिफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट किया। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर आपने कोई ऐसा डेंजरस एक्टिविटी करी है जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, और वहां पे अगर आपने कोई इंजरी कॉज करी है, तो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आप लायबल होगे। और यही इवॉल्व हुआ राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस से। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल्स, डेंजरस थिंग लेके आए, डेंजरस थिंग लेके आए, आपने अपनी लैंड का, अपनी जमीन का क्या किया? क्या ये नेचुरल यूज लग रहा है आपको? रेजर्वायर बना दिया, पानी सेव कर दिया, माइन शेफ्ट बंद करी नहीं, दूसरे की माइन बर्बाद कर दी। लैंड का नेचुरल यूज नहीं है ये, और उस चीज का एस्केप हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन, डेंजरस थिंग आप अपनी लैंड पे लेके आए, आपने अपनी लैंड का नॉन नेचुरल यूज किया है, और उस चीज का उस पर्टिकुलर लैंड से एस्केप हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस रेजर्वायर का जो पानी था वो एस्केप करके यहाँ पे इनके लैंड में चला गया। भाई बड़ी बात थी, आपने बंद ही नहीं किया, यहाँ पे रेजर्वायर को ढका ही नहीं, इस कारणवश ये प्रॉब्लम अराइज हुई। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए एसेंशियल्स हमने देख लिया, अब हम लोग बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। अभी हमने क्या देखा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और ये ब्यूटी है इंडिया की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने कहाँ पे, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में देखा। ये कहाँ इवॉल्व हुआ है? ये इंडिया में इवॉल्व हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, इंडिया में इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आप देखिए एमसी मेहता का केस है, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हम एसेंशियल्स पे आएंगे। कोई इंटरप्राइज है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई मान के चलिए कोई ऐसा सेटअप लगा हुआ है, कोई ऐसा एंटरप्राइज चल रहा है, और वहां पे कोई हजार्डस एक्टिविटी चल रही है। हजार्डस का मतलब क्या है? डेंजर टू लाइफ। क्या है? डेंजर, डेंजर टू लाइफ, यही हो गया आपका हजार्डस। तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या देखा था? थर्ड पॉइंट, एस्केप ऑफ दैट थिंग। क्या देखा था? एस्केप ऑफ दैट थिंग। बट वी हैव टेकन अ शिफ्ट हियर इन इंडिया, वी डू नॉट फॉलो द एस्केप ऑफ दैट थिंग। हमने कहा उसका एस्केप हुआ हो ना हुआ हो, उस डेंजरस थिंग का। अब आप ये मत बोलना कि मैम पानी डेंजरस था, अरे भाई उसका फ्लो क्या रहा होगा, और आप देखो कि वो क्या नुकसान कॉज कर रहा है किसी और के माइंड पे। तो एस्केप हुआ है, ये हमने यहाँ पे देखा। लेकिन ये जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में होना कोई जरूरी नहीं है एस्केप होना। यही चीज यहाँ पे कहेगी, एस्केप इज नॉट नेसेसरी, यानी कि ये स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिकर हो गया। ये क्या है? इट इज अ स्ट्रिकर लायबिलिटी देन इवन दी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इट इज स्ट्रिकर, क्योंकि हमें एस्केप से मतलब ही नहीं है। यानी कि अगर ए के द्वारा कोई ऐसा डेंजरस एक्टिविटी करी गई अपने एंटरप्राइज में, ऐसी हजार्डस एक्टिविटी करी जिससे बी को कुछ नुकसान हुआ, कुछ डैमेज हुआ, भले ही ए अपने एरिया में कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में कर रहा है, बी के एरिया को टच भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भले ही क्यों ना आप एस्केप ना हो रहा हो उस गैस का, उस हार्मफुल फ्यूम का, भले ही ना हो रहा हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? तो इस कारणवश यहाँ पे एस्केप को नहीं कहा गया, एस्केप हो चाहे ना हो।
आगे आइए, अभी इसका कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले से बता दूं कि एस्केप नेसेसरी नहीं है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम उसके बाद भी आप लायबल ठहरा रहे हो, चीज का एस्केप हुआ ही नहीं, उसके बाद क्यों लायबल ठहरा रहे हो? इसीलिए ठहरा रहे हैं कि इस एंटरप्राइज में 100 लोग होंगे काम करने वाले, 200 लोग होंगे भाई, 50 होंगे, 25 होंगे, उनकी जान जान नहीं है क्या? उनकी जान भी जान है, उनकी भी कोई जान होंगी। तो इस कारणवश यहाँ पे आपको लायबल ठहराया जाए एंटरप्राइज के अंदर। चलिए आगे आ जाइए। तो ये कुछ चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे किस तरह से कंपैरिजन किया गया है नेग्लिजेंस में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। कॉज देखा जाएगा पहले, डेंजरस एक्टिविटी आप कर रहे हो नेग्लिजेंस के अंदर, रिस्क है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस चीज लाए हैं अपने लैंड पे, कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हजार्डस एक्टिविटी, बहुत ज्यादा नुकसानदेह, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है नेग्लिजेंस पे। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में बर्डन ऑफ प्रूफ करने की। फोर्सिबिलिटी, यहाँ पे पता था उसको कि ये हो सकता है, हमारी गाड़ी में लाइट नहीं है, क्या क्या हो सकता है उसे पता है। डेंजरस एक्टिविटी इज इनहेरेंटली डेंजरस, हमें पता है कि भाई इतना डेंजरस है कि यहाँ पे केयर करें, पता हो ना पता हो, ये अपने में ही डेंजरस है। डेंजरस एक्टिविटी सिमिलरली एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में भी बहुत हजार्डस और डेंजरस होती है। अब लाइबिलिटी की बात जब आती है तो आप देखिए, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। लाइबिलिटी, यहाँ पे डिफेंडेंट का फेलियर होता है ड्यूटी टू टेक केयर, यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं होता है और कोई एक्सेप्शन नहीं दिए, यानी कि डिफेंडेंट यहाँ पे बच के निकल ही नहीं सकता है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कॉम्पनसेशन, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े डैमेजेस होते हैं। कोर्ट कंपनी के बड़े होने के हिसाब से डैमेजेस यहाँ पे प्लेंटिफ को दिलवाता है। चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस की, कि प्लेंटिफ की खुद की गलती हो गई, एक्ट ऑफ गॉड है, थर्ड पार्टी यानी कि स्ट्रेंजर का कोई एक्ट है, वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप अपने आप को बचा सकते हैं। प्लेंटिफ का कंसेंट था, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उबी जस इबी रेमेडियम, बहुत बड़ी मैक्सिम है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं और हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, जहां पे भी एक रॉन्ग होता है ना, वहां पे एक रेमेडी होती है। वेर एवर देर इज अ रॉन्ग देर इज अ रेमेडी, और रेमेडीज अवेलेबल होती हैं किसको? प्लेंटिफ को। ये रेमेडीज प्लेंटिफ को अवेलेबल होती है किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट के अगेंस्ट हमने डिफेंसेस में क्या देखा था? डिफेंसेस में क्या देखा था? ये जो डिफेंस है ये डिफेंडेंट रखता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, लेकिन रेमेडीज क्या होती है? प्लेंटिफ की होती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो ये याद रखिएगा, ओबी जस्ट इबी रेमेडी। आगे आइए। अब यहाँ पे रेमेडीज देखिए, रेमेडीज जो होती हैं जुडिशियल भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकती हैं। ये आपकी जुडिशियल रेमेडीज है, ये आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रेमेडीज एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज? वी विल बी कवरिंग आफ्टर दिस, बट फर्स्टली वी विल सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स देयर आर। तो जुडिशियल रेमेडीज में डैमेजेस होते हैं, इंजंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को उसी पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया जाता है जिस तरह से आपने जब सूट इंस्टीट्यूट किया था। ऑर्डिनरी यानी कि यहाँ पे डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस किस प्रकार के होते हैं? ऑर्डिनरी हो सकते हैं, नॉमिनल हो सकते हैं, कॉन्टेम्प्यूश हो सकते हैं, कॉम्पनसेटरी हो सकते हैं, एग्जेम्पलरी हो सकते हैं। अब इंजंक्शन किस प्रकार के होते हैं? ये देखिए डैमेजेस होते हैं। इंजंक्शन कैसे होते हैं? इंटरिम इंजंक्शन हो सकते हैं, ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। क्या होते हैं इंजंक्शन? भैया कोर्ट कहेगा ऑर्डर करके कि भाई ये प्लेंटिफ काम करे, प्लेंटिफ को ये काम करने के लिए कहता है, या मान के चलिए प्लेंटिफ से कहेगा कि नहीं, आप अगर अवैध, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो कोर्ट इंजंक्शन इशू करके कह सकता है कि अभी बिल्डिंग पे रोक लगा दीजिए। या फिर अगर नहीं बना रहे हो, आधी बना के छोड़ दी, कोर्ट कहेगा इसको कंप्लीट करिए, नुकसान हो रहा है अदर पार्टी को। अच्छा, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का मतलब क्या है? भैया जुडिशियल रेमेडीज का मतलब कोर्ट के द्वारा दी जा रही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर सेल्फ डिफेंस होता है एक रेमेडी। ट्रेसपासर का एक्सपल्जन खुद ही निकाल के बाहर कर देंगे, निकलिए आप बाहर। री एंट्री ऑन द लैंड, यानी कि अगर आपकी लैंड पे किसी ने ट्रेसपास किया हुआ है, आप खुद से एंटर करेंगे अपनी लैंड पे। या फिर ओनरशिप, कई बार ऐसा होता है कि आपने मान के चलिए खेत खलियान दे दिया, अब वो पसड़ गए वहां पे, आपकी कोई ओनरशिप ही नहीं रही, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आप कृपया करके छोड़ दीजिए, हम अपना खेत खुद ही देख लेंगे। री एंटर कर गए अपने लैंड पे, गुड्स को वापस ले लिया, किसी को दिया था, अब वो मान के चलिए रिटर्न नहीं कर रहे, तो आप रिकैप्शन करते हैं। न्यूसेंस का अबेटमेंट, मान के चलिए आप एंड कर रहे हैं न्यूसेंस। कई बार ऐसा होता है पेड़ इतने बड़े बड़े लगे होते हैं, पेड़ आपके इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं लगे, इस घर में 3-3 घर को कवर कर रहे होते हैं, आप क्या करोगे? सिंपली जड़ें काट दोगे। अब ये नहीं करोगे जाके वो पेड़ का रूट ही काट दो, नहीं, आपके घर में जो जड़ें आ रही हैं उनको काटोगे आप। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए।
चलिए आगे आ जाइए। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या है? वो रेमेडीज जो आउटसाइड द कोर्ट अवेलेबल है, वो रेमेडीज जो आउटसाइड द कोर्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे आपकी जुडिशियल रेमेडीज वो होती हैं जो कोर्ट से आप ले सकते हैं, जैसे कि कोर्ट से आप डिमांड करोगे, कोर्ट हमें डैमेजेस प्रोवाइड कर दीजिए, इंजंक्शन, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जुडिशियल रेमेडीज होती हैं। अब डैमेजेस के लिए मैंने आपको एक लिस्ट दी है, ये आपका काम है, आप एक लिस्ट बनाइए और लिखिए डैमेजेस किस किस प्रकार के होते हैं। जनरल होते हैं, स्पेशल होते हैं, लिक्विडेटेड मतलब एसर्टेन्ड एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, अनलिक्विडेटेड अनफिक्स्ड अमाउंट होता है, ऑर्डिनरी होते हैं, कॉम्पनसेटरी होते हैं, नॉमिनल होते हैं, एग्जेम्पलरी। जैसे मैंने अभी बताया, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा डैमेज, वो फिक्स नहीं होता, वो आप कितनी बड़ी कंपनी उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो ये सब होते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग इंजंक्शन की बात करेंगे। देखिए इंजंक्शन क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है कोर्ट का आदेश होता है। और यूजुअली जब केस पेंडिंग हो रहा होता है ना, जो केस पेंडिंग चल रहा होता है, कोर्ट चाहे तो पेंडिंग केस को अभी बिना डिसाइड किए इंजंक्शन इशू कर सकता है। तो इंजंक्शन जो है टेम्परेरी हो सकते हैं, परपेचुअल हो सकते हैं, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी हो सकते हैं। टेम्परेरी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, परमानेंट परमानेंटली होते हैं। प्रोहिबिशन यानी कि यहाँ पे रोक लगाई जाती है कि भाई आप ये कार्य मत करिए। ट्रेसपास या न्यूसेंस के मैटर्स में प्रोहिबिटरी इंजंक्शन इशू करा जाता है कि भाई आप अपना काम यहीं पे रोक दीजिए। मैंडेटरी यहाँ पे आप देखेंगे कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बस आप ब्रीफ नॉलेज रखिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, कैन दी अक्यूज्ड, क्या अक्यूज्ड को हम इंडेफिनिटली इनफाइनाइटली एक्चुअली लायबल ठहरा सकते हैं? क्या हम अक्यूज्ड को इस हद तक की लायबल ठहरा सकते हैं? जैसे मान के चलिए मेरा किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ डिस्प्यूट हुआ और मैंने उसकी लैंड में ट्रेसपास किया, उसकी प्रॉपर्टी, उसको उसको नुकसान पहुंचाया, मान के चलिए जो कुछ भी मैंने किया, अब उसको कुछ नुकसान हुआ। तो उस नुकसान की वजह से मान के चलिए उसकी दादी जो थी वहां रहती थी, किसी और जगह गुजरात में रहती थी, उनको फोन पे पता चला ये बात, जब वो इतना टेंशन में आ गई, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी मान के चलिए डेथ हो गई। तो भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं दादी के लिए थोड़ा डैमेजेस दूंगी? तो यही चीज होता है। मैक्सिम इंजुरी नॉन रिमोटा कॉजा सेट प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर, विच मीन्स इन मेजरिंग द डैमेज ओनली द प्रोक्सिमेट, प्रोक्सिमेट मतलब क्लोज, क्लोज कॉज, यानी कि नियरेस्ट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड एंड नॉट द रिमोट, रिमोट मतलब फार, रिमोट मतलब फार कॉज, दूसरा कॉज हम जो दूर है उससे हमें लेना देना नहीं है। आपके उस चेन में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं, हम फर्स्ट चेन से रिलेटेड है, पहले कड़ी से हमें कनेक्शन है, बस ये होता है आपका रिमोटनेस। चलिए आगे आ जाइए। ट्रेसपास मैं आपको बता ही चुकी थी, ट्रेसपास पर्सन को होता है, लैंड को होता है, प्रॉपर्टी को होता है। अब हम लोग जरा देखेंगे मजेदार ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू पर्सन, ठीक है। आइए अब देखिए, इट इज अ लीगल राइट ऑफ एवरी पर्सन टू प्रिजर्व ओन्स बॉडी एंड लिव इन सोसाइटी विदाउट बीइंग हर्ट। हमारी, आपकी, हम सबकी ये राइट है कि हम समाज के अंदर रहें बिना हमें कोई नुकसान पहुंचाए, बिना हर्ट कॉज किए, बिना इंजरी कॉज हुए हम समाज के अंदर रहें, ये मेरा अधिकार है, राइट, ये मेरी राइट है। तो ट्रेसपास के अंदर देखिए, ट्रेसपास इंजरीज इन्फ्लिक्टेड इंटेंशनली, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ, मान के चलिए अगर मैं किसी पर्सन से कहूं कि आई विल हिट यू विद दिस, आई विल हिट यू विद दिस, या फिर एक बहुत बड़ी चीज कोई हो ऐसी जो उसको उसको उससे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान कॉज हो या डेथ कॉज हो जाए, मैं कहूं आई विल हिट यू विद दिस, व्हाट इज दिस? इज इट असॉल्ट और इज इट बैटरी? इट इज असॉल्ट। What is battery? When I will touch that person, when I will take off the chair when the person is sitting and he sits down and he breaks his rib cage, what is it? It is battery. False imprisonment other matter में आ जाता है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, आप फोर्स यूज कर रहे हो, आप टच कर रहे हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप इंटेंशनली फोर्स को यूज कर रहे हो, आपका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं वो फोर्स यूज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल? कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ, कुछ एक्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जैसे मान के चलिए आप देखेंगे एक चीज कॉमन है, आप स्विमिंग पूल के इधर उधर चल रहे थे, पता चला आपकी फ्रेंड आई, आपकी फ्रेंड बहुत मस्ती में थी, उन्होंने क्या किया, आपको धक्का दे दिया, आपको धक्का दे दिया। उसके बाद दादी जी की बात नहीं मानते, बार बार दादी जी ने कहा कहा कहा, उसके बाद नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या हुआ, फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये दोनों डांस कर रही थी, इनको अच्छा नहीं लगा, कैट फाइट हो गई, इन्होंने इनको धक्का दे दिया, ढकेल दिया, क्या हुआ, फिजिकल कॉन्टैक्ट।
ये सब क्या है, बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये देख लो भैया, आज ही खरीद के लाएं और देख लो इससे क्या कर सकते हैं हम, तो मैं खाली हम दिखा दें बेटा आपको, खाली हम दिखा दें, है ना, आप डराएं, उसके बाद मान के चलिए आपको छड़ी दिखा के डराएं, तो ये क्या है, ये असॉल्ट है। असॉल्ट है, यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो असॉल्ट के अंदर कोई भी एक्ट ऑफ अ पर्सन जिसमें आप रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज करोगे, यानी कि एक डर की भावना बनाओगे, आप एप्रीहेंड करोगे, आप एक्ट करोगे इस तरीके से कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर ये एक्ट कर देंगे, अभी किया नहीं है, और ये डर हो उसके अंदर कि एक बैटरी इन्फ्लिक्ट हो जाएगी, यानी कि आप फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा उसी बंदूक से, तो हम मर जाएंगे फिर। तो ये क्या है, ये असॉल्ट के अंदर काउंट होता है, ये बैटरी नहीं होता, ये क्या होता है, ये असॉल्ट होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, दिस इज असॉल्ट। चलिए आगे आइए। अब देखिए कब असॉल्ट होता है, इसका एक टेस्ट होता है। देखिए, रॉन्ग अटेम्प्ट टू डू द हार्म रादर देन द हार्म कॉज्ड, यानी कि आपने अटेम्प्ट किया, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हार्म कॉज हुआ या नहीं हुआ असॉल्ट के अंदर, और आप एबल थे वो हार्म कॉज करने के लिए। टेस्ट ये है, वेदर एन एप्रीहेंशन हैज बीन क्रिएटेड इन द प्लेंटिव्स माइंड रिगार्डिंग बैटरी, कि आपका फिजिकल कांटेक्ट करके आपको हम नुकसान पहुंचाएंगे, क्या ये डर जो है प्लेंटिव के दिमाग में था या नहीं था, ये टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि असॉल्ट कॉज हुआ या नहीं। अगर उसको कोई डर ही नहीं था, उस जानता ही आपकी बंदूक में कोई गोली ही नहीं है, वो जानता है कि अभी आप 10 रुपए की मेले से खरीद के आए, वो खड़ा हुआ है ऐसे, तो वो थोड़ी ना कह सकता है कि मेरे ऊपर असॉल्ट किया, नहीं कह सकता। चलिए, उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं। असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट होता है, बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट मस्ट होता है, असॉल्ट में फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता है। असॉल्ट में ये जरूरी होता है कि आप फियर में डालें, यहाँ पे अनलॉफुल फोर्स का यूज हो जाता है। असॉल्ट में अटेम्प्ट या थ्रेट होता है बैटरी कमिट करने का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही बैटरी होती है कंप्लीट हो जाता है असॉल्ट, ये होता है। तो असॉल्ट और बैटरी में बेसिकली एक्चुअल हार्म और थ्रेट होता है, खाली असॉल्ट में थ्रेट होता है, बैटरी में मतलब आप एक्चुअल हार्म कॉज करते हो। फॉल्स इंप्रिजनमेंट में क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट थर्ड पॉइंट था, इसके अंदर होता है टोटल रिस्ट्रेंट, यानी कि आप चारों तरफ से अगर किसी बंदे को रोक दे रहे हो, चारों तरफ से अगर आपने इस बंदे को रोक दिया, ये क्या है, ये आपने उसको फॉल्सली इंप्रिजनमेंट किया, इंप्रिजन किया फॉर हाउएवर शॉर्ट पीरियड, हो सकता है 10 मिनट के लिए किया हो, 20 मिनट के लिए किया हो, 1 दिन के लिए किया हो, 10 दिन के लिए किया हो, और आपका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन ही नहीं है, ये होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अब इसी के सेंस में हमें आईपीसी के दो सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 339 और सेक्शन 340। 339 आईपीसी यहाँ पे कहता है whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction, आप किसी तरफ बढ़ ही ना पाओ, in which that person has a right to proceed, मेरा अधिकार है कि हम कहीं जाएं, हम यहाँ चले, हमें जहां चलना हम चले। अब आप यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, आप एक बॉक्स डाल दे रहे हो, मुझे, मैं खड़ी हूं अंदर ही, तो ये क्या है, मेरी राइट है प्रोसीड करने की, मैं नहीं मूव कर पा रही। 340 wrongful confinement, whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribed, यानी कि आपको एक बिल्डिंग में डाल दिया, ये नहीं, आपको अगर एक कमरे में बंद कर रहे हैं तो वो कन्फाइन कर दिया है, और अगर आपको बिल्डिंग में बंद कर रहे हैं यानी कि आप उस बिल्डिंग में तो मूव कर पा रहे हो, लेकिन आप इस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पाओगे, तो एक लिमिट के अंदर जब करा है तो वो कन्फाइनमेंट होगा। अगर एक किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए रोक दिया तो वो रिस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे डिफेमेशन की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो डिफेमेशन क्या होता है, आप किसी के रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हो, है ना। तो कई बार आप देखोगे न्यूज़पेपर में, अभी राहुल गांधी डिफेमेशन मैटर देखा था हम लोगों ने, राहुल गांधी मोदी डिफेमेशन एक्चुअली मैटर था। तो डिफेमेशन क्या है, आप किसी की रेपुटेशन को इंजर करते हो। इफ अ पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर ही डज सो अपने खुद के रिस्क पे कर रहे हो। अ मैन्स रेपुटेशन उसकी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी रेपुटेशन उसने बनाई हुई होती है। एनी इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, जो किसी पर्सन के रेपुटेशन को, उसकी समाज के अंदर रिस्पेक्ट को, उसके कॉन्फिडेंस को, जहां पे वो रह रहा है, जो उसने बनाया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचा रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस पैदा कर रहे हो, लोगों के अंदर इल फीलिंग्स पैदा कर रहे हो, इसी को डिफेमेशन माय डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब डिफेमेशन सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। डिफेमेशन सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। देयर इज क्रिमिनल सिविल डिफेमेशन के अंदर कि कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ है, बट ऑन अकाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफेमेशन यू कुड सू द पर्सन टू गेट अ लीगल कॉम्पनसेशन, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफेम किया, आपकी गुडविल को नुकसान, आपके रिस्पेक्ट को
आपके मोरल को डाउन किया गया, इट इज स्टडीड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दैट इज सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल डिफेमेशन हम पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर 499 और 500 के अंदर। इट इज द एक्ट ऑफ ऑफेंडिंग और डिफेमिंग अ पर्सन बाय कमिटिंग अ क्राइम और ऑफेंस। फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन यू कुड ऑलवेज गेट द लायबल पर्सन, या उसको प्रोसिक्यूट आप करा सकते हो, उसका ट्रायल आप कंडक्ट करा सकते हो। ये होता है आपका क्रिमिनल डिफेमेशन। अच्छा, आगे आ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे एसेंशियल्स क्या क्या है। जो भी स्टेटमेंट किया गया है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पोकन हो, ओरल हो, चाहे रिटन में हो, वो डिफेमेटरी होना चाहिए, वो डिफेमेटरी होना चाहिए। इट मस्ट रिफर टू द पर्सन डिमांड, यानी कि जो पर्सन उससे उस पर्टिकुलर केस में जिसने सूट फाइल किया है उससे रिलेटेड आपने कोई स्टेटमेंट किया है, और वो डिफेमेटरी होना चाहिए, यानी कि उसके मोरल को, उसके रिस्पेक्ट को, समाज के अंदर उसकी इज्जत को डाउन कर रहा हो, उसको पब्लिश किया हो। डिफेमेशन हमेशा कैसे होता है, ए और बी और सी, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट किए हैं बी को, बी के अगेंस्ट किए और खाली बी को किए हैं, डिफेमेशन नहीं हुआ। जैसे ही ये स्टेटमेंट्स का पता सी को चलता है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट डिफेमेशन में देखा जाता है। जैसे ही वो पब्लिश हुआ और जब दूसरे के नॉलेज में आ गया, वहां पे डिफेमेशन एक्टिव हो जाता है। इट मस्ट बी पब्लिश्ड। स्टेटमेंट जो है वो गलत है, झूठा है, मैलिशियस से हमको फंसाने के लिए कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं कि समाज के अंदर मेरी इज्जत डाउन हो। ये होता है डिफेमेशन। उसके बाद देखिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट, हेट्रेड, कॉन्टेम्प्ट, आपको बेइज्जत करना है, रिडिकूल करना है, लोगों के दिल में आपको नफरत की भावना पैदा करना है। उसके बाद इंजरी ट्रेड और प्रोफेशन और कैरेक्टर, आपकी ट्रेड, प्रोफेशन, कैरेक्टर को इंजर कर रहे हैं। अवॉइडेड बाय अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि यूजुअली मेंबर ऑफ सोसाइटी ऐसे लोगों को अवॉइड करें कि आपके अगेंस्ट इतनी बुरी बुरी बातें बोल दी कि लोग आपको अवॉइड करने लगे। तो टेस्ट ये है कि राइट माइंडेड सिटीजन के दिमाग में क्या फर्क क्या पड़ रहा है, आप जो डिफेम किए हैं उसको, ये देखा जाता है। उसके बाद टेस्ट ऑफ डैमेजेस के अंदर ये तो एक पॉइंट होगी, डिफेमेटरी स्टेटमेंट किया है। दूसरा है स्टेटमेंट उस पर्सन को रिफर करेगा और वो वर्ड्स पब्लिश होंगे। उसके बाद इन्यूडो, इन्यूडो एक टॉपिक है, अगर आपको अभी नहीं क्लैट में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपको ओलेट्स या अगर आगे आपके कॉलेज में पूछा जाए। समटाइम्स जो स्टेटमेंट होता है वो प्राइमा फेसाई इनोसेंट हो, यानी कि उस टाइम पे आपको ना लग रहा हो कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि उसकी सेकेंडरी मीनिंग होती है, यानी कि डबल मीनिंग बात आपने करी है, और वो सेकेंड मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं, वो जो सेकेंड मीनिंग है वो कहीं ना कहीं डिफेमेटरी होती है। तो नेचुरली ऑर्डिनरी मीनिंग वो डिफेमेटरी नहीं होती है, लेकिन प्लेंटिव यहाँ पे जो है एक एक्शन लाना चाहता है डिफेमेशन का, वो ये प्रूव करेगा कि जो सेकेंडरी मीनिंग है, यानी कि जो इन्यूडो है, वो यहाँ पे डिफेमेटरी होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, इसका जवाब आप लोगों को देखना देना होता है कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट को कि ये इन्यूडो है, क्योंकि भैया जो स्टेटमेंट दिया गया है उसकी सेकेंडरी मीनिंग गलत है, ये कौन प्रूव करेगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे आ जाइए। इंडियन लॉ में मैंने आपको बताया 499 और 500 में डेफिनेशन और पनिशमेंट दी हुई है। डेफिनेशन क्या है, आप कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो कोई स्टेटमेंट, वर्ड्स हैं आइदर स्पोकन, इंटेंडेड टू बी रेड, रिटन, साइन और विजिबल, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किया है, और आपका इंटेंशन है किसी पर्सन को हार्म करना, या नॉलेज है आपको कि वो उसके रेपुटेशन को हार्म करेगा। इंग्लिश लॉ में दो चीजें हैं, लाइबल और स्लैंडर। लाइबल क्या होता है, डिफेमेशन जो राइटिंग में हो, मूवी में हो, पिक्चर में हो, परमानेंट फॉर्म में होता है। एक्स प्रिंटेड सम एडवर्टीजमेंट सेइंग वाई इज अ बैंकरप्ट मैन, बट वाई वाज नॉट दस, इट वाज अ रिप्रेजेंटेशन इन अ स्पेसिफिक फॉर्म। स्लैंडर क्या होता है, आपने स्टेटमेंट कर दिया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो टेम्पररी फॉर्म का होता है, जैसे कि आपने वर्ड्स, जेस्टर्स के माध्यम से करा। ए क्वेश्चन द चैस्टिसिटी ऑफ बी इन एन इंटरव्यू, ए स्लैंडरस, ये होता है। तो बेसिकली डिस्टिंक्शन क्या है, परमानेंट फॉर्म में होता है लाइबल, स्लैंडर ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है, प्रिंटेड और रिटन होता है, ये स्पोकन या जेस्चर के माध्यम से होता है। कॉमन लॉ में, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों में इंजरी होती है, यहाँ पे सिर्फ सिविल लॉ में स्लैंडर देखा जाता है। इंडियन लॉ जो है क्रिमिनल लाइबल को डील करता है। ये स्लैंडर जो होता है ये भी क्रिमिनल नेचर का होता है, ये एक्शनेबल पर्सी होता है, ये एक्शनेबल होता है, यानी यहाँ पे आपको उसको प्रूव करना पड़ता है। लास्टली यहाँ पे आपको डिफेंसेस क्या क्या दिए गए हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, आप ये कह सकते हो कि नहीं लॉर्डशिप मैंने तो सच बताया था, मैंने सच, फेयर और बोनाफाइड कमेंट, मेरा कोई इंटेंशन खराब नहीं था और मेरे पास ये प्रिविलेज थी, मैं यहाँ पे इस न्यूज़पेपर एजेंसी का मालिक हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। या फिर वो कह दे भैया मेरी गलती हो गई, हमें माफ करिए। लास्टली राहुल गांधी डिफेमेशन केस को जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा जो है चर्चित विषय रहेगा, कभी भी पूछा जा सकता है। तो राहुल गांधी डिफेमेशन, इन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर एक कुछ टिप्पणी करी थी और इनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल हुआ था, इनकी सीट चली गई थी,
लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको रीइंस्टेट कर दिया गया। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज का सेशन तो एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे फैमिली लॉ के साथ, जहाँ पे मैं आपको हिंदू लॉ कराने वाली हूँ और मुस्लिम लॉ अलग-अलग हम लोग करेंगे। इतना लंबा सेशन नहीं होगा, थोड़े ही सेशन में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तब तक कि आपको क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज़ करना है और आपको जो भी मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में जवाब देना है और पूरी सीरीज़ को फॉलो करना है, ताकि एकदम धमाकेदार तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।